हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब पर अपने सेशन में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को डिटेल में डिस्कस किया था और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन को हमने डिस्कस किया था। दोस्तों, अब उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। ये है मेरे रेफरेंसेस जहां से मैंने सारा कंटेंट लिया हुआ है। फर्दर नॉलेज के लिए आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट का या सेलुलर ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी सॉलिड्स को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसमें किसी सॉलिड को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, आप इसमें देखेंगे कि इसमें एमिनो एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया या आयंस हो गए, इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उस डायरेक्शन में भेजा जाता है जिधर पे ऑलरेडी ही इनके जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इधर जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, इधर कैसा कंसंट्रेशन है? इधर है हाई कंसंट्रेशन। और इधर पे कंसंट्रेशन कैसा? इधर पे है लो कंसंट्रेशन। आप ये भी कह सकते हो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसी सॉलिड्स को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब आप सोचिए, जब किसी मॉलिक्यूल्स को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट किया जाएगा या लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो फिर इनको यहाँ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। ठीक है। इसका एग्जांपल ग्रुप आप देखेंगे, जैसे कि एंडोसाइटोसिस हो गया, एक्सोसाइटोसिस हो गया या सोडियम पोटेशियम पंप हो गया। ये सारे एग्जांपल्स कैसे हो गए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल हो गए। ठीक। दोस्तों, बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट का। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी सेलुलर ट्रांसपोर्ट का या बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी सॉलिड्स को, जैसे कि कोई आयंस हो गया या कोई मॉलिक्यूल्स हो गया, इनको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको मैं मेंशन कर देता हूं। ठीक। और यहाँ भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही मैंने इंडिकेट किया है। ये मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे जैसे आयंस हो गए या कोई मॉलिक्यूल हो गए, इनको उस डायरेक्शन में भेजा जाता है जिधर पे इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। ठीक। आप यह कह सकते हैं कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर ना भेज करके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर भेजा जाता है। ठीक। अब मॉलिक्यूल जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे तो फिर इनको यहाँ एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जो पैसिव प्रोसेस होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, वो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं होता है। ठीक। ये कैसा प्रोसेस होता है? ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं होता है और इसमें मॉलिक्यूल्स को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अलोंग ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, जैसे डिफ्यूजन का प्रोसेस हो गया या ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो गया। ये कैसे प्रोसेस है? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस है। ठीक। दोस्तों, बात करते हैं एंडोसाइटोसिस का। एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सेल किसी लार्ज पार्टिकल को, जैसे कि मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया या कोई पैथोजन हो गया, प्रोटीन्स हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनको किस सेल इंटरलाइज करती है। ठीक। जैसे कि जब सेल किसी सॉलिड पार्टिकल को इंटरलाइज करती है तो उसको कहेंगे सेल ईटिंग या फैगोसाइटोसिस। इसको कह सकते हैं, क्या कहेंगे? सेल ईटिंग। इसको कहेंगे सेल ईटिंग या फैगोसाइटोसिस। दोस्तों, इसमें आप देखेंगे जैसे कोई लार्ज पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है, सेल मेम्ब्रेन पे आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट किया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक कप जैसा इन्वेजिनेशन बनना स्टार्ट हुआ। ठीक। कप जैसा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ, फिर ये जो सॉलिड पार्टिकल है इसी कप जैसे स्ट्रक्चर में पैक हो गया। फिर यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है पिंच आउट हो गया, टूट के अलग हो जाती है। फिर क्या होता है? ये जो सॉलिड पार्टिकल होता है ये वैक्यूल या वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर में पैक हो जाता है। ठीक। जब पैक हो जाता है तो इसको यहाँ पे कहते हैं फैगोसोम। ठीक। अब ये फैगोसोम जाके लाइसोसोम से इंटरेक्ट करेगा, कहलाएगा फैगोलाइसोसोम। फिर वहां पे क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम द्वारा जो है ये डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक। ये तो प्रोसेस हो गया फैगोसाइटोसिस का। दोस्तों, अब देखते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल किसी लिक्विड पार्टिकल को इंटरलाइज करती है, एनगल्फ करती है। इसमें आप देखेंगे जैसे कुछ लिक्विड पार्टिकल हो गए, ये कैसे हुए? सेल मेम्ब्रेन पे आए, एंड सेल मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट किए। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कप जैसा इन्वेजिनेशन बनना स्टार्ट हुआ। इसी कप जैसे स्ट्रक्चर में जो है लिक्विड पार्टिकल पैक हो जाता है। ये जब एक वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर में जब ये लिक्विड पार्टिकल पैक हो जाता है तो इसको कहते हैं पिनोसोम। ठीक। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पिनोसोम। फिर ये पिनोसोम जाके लाइसोसोम से इंटरेक्ट करेगा, फिर वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये है प्रोसेस एंडोसाइटोसिस का, जिसमें आपने फैगोसाइटोसिस देखा और पिनोसाइटोसिस देखा। दोस्तों, अब इस
एंडोसाइटोसिस को इस इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, तो सॉलिड जैसे कोई सॉलिड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन पर आया, मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट किया, कप जैसा इन्वेजिनेशन बनना स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से ये पिंच आउट होकर अलग हो गई, तो ये फाइगोसोम बन गया, फिर ये जाके लाइसोसोम इंटरेक्ट करेगा और वहां पे डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक दोस्तों, ये सॉलिड पार्टिकल का इंटरलाइज किया गया और यहाँ पे इसी तरह लिक्विड पार्टिकल का इंटरलाइज किया गया। यह भी एक फाइगोसाइटोसिस का ही प्रोसेस है दोस्तों, इसमें बस ये रिसेप्टर मीडिएटेड होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि सार्स कोरोना वायरस 2 किस प्रकार जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के से इंटरेक्ट किया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने किस प्रकार इसको इंटरलाइज कर लिया है। इस वीडियो का सोर्स दोस्तों विकिपीडिया है। दोस्तों, एक्सोसाइटोसिस जो है एंडोसाइटोसिस का रिवर्स प्रोसेस है। इसमें आप जैसे किसी अनवांटेड पार्टिकल हो गया या अनडाइजेस्ट मटेरियल हो गया, ये कोई पार्टिकल, इसको क्या करती है, सेल जो है वेजाइकल फॉर्म में लाती है और सेल ये वेजाइकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है और फ्यूज होने के बाद जो अनडाइजेस्ट मटेरियल होता है या अनवांटेड मटेरियल होता है, इसको क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नॉन साइटोसोलिक पार्ट में रिलीज कर देती है। ठीक, ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस हो गया, एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस हो गया। दोस्तों, यह भी एक एक्टिव प्रोसेस है। बात करते हैं दोस्तों एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप का। दोस्तों, सोडियम पोटेशियम पंप में आप देख सकते हैं कि ये पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये कैसा पार्ट है, ये है नॉन साइटोसोलिक पार्ट। ठीक, ये लिखा है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और ये कैसा है, ये साइटोसोलिक पार्ट है। ठीक दोस्तों, ये जो पैरामीटर आप देख रहे हैं, ये डार्क पैरामीटर दिखा रहा है कि यहाँ पे सोडियम जो नॉन साइटोसोलिक पार्ट है, वहां पे सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत अधिक है। ये जितने भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाए गए, ये सारे सोडियम आयन हैं। ठीक, ये देख सकते हैं दूसरा मैजेंडा कलर का, ये दिखा रहा है कि साइटोसोलिक पार्ट में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत अधिक है। दोस्तों, यहाँ आपको मैं सोडियम पोटेशियम पंप को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको देख सकते हैं कि सोडियम आयन या पोटेशियम आयन को किस प्रकार जो है सोडियम आयन के 3 मॉलिक्यूल को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है साइटोसोलिक पार्ट से नॉन साइटोसोलिक पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और इसी प्रकार पोटेशियम आयन के 2 मॉलिक्यूल को नॉन साइटोसोलिक पार्ट से साइटोसोलिक पार्ट में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है।